नमस्कार छात्रों, मैं सहायक आचार्य सहदेव सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लेटो का अध्ययन किया था। अरस्तू का जीवन परिचय क्या है और अरस्तू ने राज्य के बारे में क्या क्या कहा है, आज का टॉपिक हमारा ये है। आइए देखते हैं विस्तार से अरस्तू के बारे में। अरस्तू प्राचीन यूनानी दार्शनिक चिंतक है जो राजनीति विज्ञान का पिता कहलाता है। अरस्तू, आइए अरस्तू का जीवन परिचय देखते हैं। अरस्तू एथेंस का जन्मजात नागरिक नहीं था। उसका जन्म 385 ईस्वी पूर्व मकदूनिया के तट पर स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जहां पर उसका पिता राजवैद्य था। स्टेगिरा की परंपरागत संस्कृति यूनान की विशेष संस्कृति से भिन्न थी। मकदूनिया में राजतंत्र था और नगर राज्य नहीं थे, इसलिए वहां के निवासियों को सच्चा हेलन नहीं समझा जाता था। उसकी संस्कृति वैज्ञानिक थी। हो सकता है कि अरस्तू की भौतिक विज्ञान में रुचि का कारण स्टेगिरा में उसका प्रारंभिक जीवन का वातावरण ही हो। विश्व को जीवशास्त्र के दृष्टिकोण से देखने की उसकी प्रवृत्ति अपने वैद्य पूर्वजों से विरासत में मिली हो। अठारह वर्ष की अवस्था में वह एथेंस आया और अकेडमी में भर्ती हुआ। अकेडमी प्लेटो का विद्यालय था और 347 ईस्वी पूर्व प्लेटो की मृत्यु तक 20 वर्षों तक वो अकादमी में ही रहा। अकादमी में उसे दर्शन शास्त्र का प्रेम खींचकर नहीं लाया था। वहाँ इसलिए आया था क्योंकि वहाँ यूनान की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दी जाती थी। वह उस अवस्था में जबकि मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय पर बाहरी संस्कार सबसे अधिक पड़ते हैं। यूनान के सबसे गहरे विचारों के निकट संपर्क में आया। उसके जीवन पर प्लेटो के दर्शन शास्त्र का सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है। एथेंस छोड़ने के बाद अरस्तु एशिया माइनर में गया, जहाँ वह 2 राजाओं के दरबार में ठहरा, जिनमें से एक हरमीज था, जिसके दरबार में उसे ईरान का पतोन्मुख निरंकुशवाद देखने का अवसर प्राप्त हुआ और जिसका उल्लेख उसने अपनी पॉलिटिक्स में किया है। 342 ईस्वी पूर्व वापस उसे मकदूनिया बुलाया गया, जहां वो सिकंदर का शिक्षक बना। हो सकता है कि राजतंत्र तथा आतताई तंत्र के बारे में उसकी धारणाएं उसके मकदूनिया रहने का ही परिणाम हो। एथेंस में 335 से 324 ईस्वी पूर्व वापस आया और वहां एक स्वतंत्र विचारक के रूप में जम गया और अपना एक निजी शिक्षालय स्थापित किया जो लीसियम के नाम से विख्यात हुआ। वह 12 वर्षों तक उसका प्रधान रहा और इसी बीच में सिकंदर की सहायता उसे मिलती रही और 322 ईस्वी पूर्व सिकंदर के मरने के बाद जब मकदूनिया में विरोधी दल को शासन सत्ता प्राप्त हो गई तो अपने आप को सुकरात वाली स्थिति से बचाने के लिए वह कैसिलस को भाग गया। क्योंकि धर्म के प्रति अविश्वास का अपराध उस पर लगा दिया गया था और उसी वर्ष उसका शरीर का अंत भी हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अरस्तु के जीवन काल में यूनान के इतिहास की एक निर्णयकारी व संकटपूर्ण युग निहित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वह सिकंदर महान का शिक्षक रहा है। एक संपन्न परिवार में उसका जन्म हुआ था। उस समय ग्रीक नगर राज्यों में आपसी झगड़े हुआ करते थे, समाज में विषमता थी, दास प्रथा थी और ग्रीक नगर राज्यों में बटा हुआ था। उस समय ग्रीक नगर राज्यों में बटा हुआ था। ये थे उसके जीवन परिचय से संबंधित बातें। आइए अब देखते हैं दूसरा, उसने राज्य के बारे में क्या कहा, यानी राज्य की प्रकृति क्या है। तो राज्य की प्रकृति, जैसे प्लेटो ने बताई वैसे ही लगभग अरस्तू ने बताई। जैसे राज्य आंगिक है, राज्य प्राकृतिक है, राज्य स्वाभाविक है, राज्य सर्वोच्च संगठन है। राज्य के बारे में ये बातें की ही। आइए देखते हैं।
और राज्य की प्रकृति के बारे में उसने कहा राज्य उद्देश्यात्मक है। राज्य राजनीति शास्त्र तथा नैतिकता में अलगाव किया। राजनीति शास्त्र और नैतिकता में अलगाव करने का मतलब ये था कि प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नैतिकता में किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं किया, जबकि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र का अध्ययन एक स्वायत्त रूप में किया। हालांकि अरस्तु भी राजनैतिक था, अरस्तु भी नैतिक और सद्गुणी व्यक्ति और राज्य का उद्देश्य नैतिक और सद्गुणी व्यक्ति बनाना ही मानता है, परंतु उसने इस अर्थ में नैतिकता से अलगाव किया कि उसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का अंग नहीं मानकर राजनीति शास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया। और उसने राज्य को एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था माना। प्राकृतिक संस्था इसलिए माना क्योंकि जब परिवार प्राकृतिक है, परिवार इसलिए प्राकृतिक है क्योंकि परिवार व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और जब परिवारों से मिलकर राज्य बना है तो राज्य भी प्राकृतिक है। और उसने कहा राज्य नैतिक संस्था है। कि राजनीतिक संस्था क्यों है? राज्य नैतिक संस्था इसलिए है क्योंकि राज्य के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है और शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को नैतिक और सद्गुणी बनाया जाता है। राज्य के द्वारा राज्य के कार्यों में भाग लेने से व्यक्ति राज्य के विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों में जब भाग लेता है तो उसका उद्देश्य समुदाय की भलाई होता है। इसलिए राज्य को एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था बताया। उसने कहा राज्य समुदायों का समुदाय है। यहाँ पर बात ऐसी है कि इसका पूर्ववर्ती विचारक प्लेटो कहता है कि राज्य तो राज्य है, राज्य का अमूर्त विचार है, जबकि यहाँ पर प्लेटो कहता है कि राज्य का निर्माण अनेक समूह से मिलकर होता है। परिवार से गांव बनते हैं और गांव से राज्य बनता है। तो बारकर ने इसको बहुलवादी विचारक की संज्ञा दी और इसने मूर्त सार्वभौमवाद भी कहा गया है इसको, जबकि प्लेटो को कहा है अमूर्त सार्वभौमवाद। और राज्य को एक आंगिक संस्था बताया। आंगिक कहने से तात्पर्य यह है जैसे व्यक्ति का शरीर ऐसे ही राज्य भी है। जैसे शरीर में क्या है, हम शरीर की कल्पना करते हैं तो पहले जब शरीर होता है और शरीर का निर्माण अंगों से मिलकर होता है, अंग और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जब देखा जाता है तो अंगों का महत्व इसलिए है कि शरीर है और शरीर से पृथक अंगों का कोई महत्व नहीं है। इसलिए राज्य को आंगिक कहा गया कि राज्य पहले है। जो राज्य को आंगिक कहते हैं, प्लेटो ने भी राज्य को आंगिक बताया था, जो भी विचारक राज्य की वो आंगिक बताते हैं वे राज्य को व्यक्ति से पहले मानते हैं और उसको बाद में। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या लिखा है। उद्देश्यात्मक का मतलब कि हर वस्तु का एक प्रकृति में हर वस्तु का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता। इस पद्धति को ही अरस्तु ने टेलियोलॉजिकल भी कहा है। आइए देखते हैं विस्तार से उद्देश्यात्मक राज्य क्या है। प्लेटो के अनुसार राज्य प्राकृतिक है, स्वाभाविक व आंगिक संस्था है तथा व्यक्ति का मूल उद्देश्य सद्गुणी जीवन का यापन करना है और राज्य ऐसे सद्गुणी जीवन यापन की प्राप्ति में सहायक है। प्लेटो ने स्पष्ट रूप में यह कहा था कि प्रकृति में निर्मित सभी वस्तुओं व संस्थाओं का एक निश्चित उद्देश्य होता है, कुछ भी निरुद्देश्य नहीं होता। अरस्तु ने इसी मान्यता को हूबहू स्वीकार किया है। इनके अनुसार मानव में बोलने की क्षमता है और इसी क्षमता के कारण सामाजिक जीवन का निर्माण होता है। मानव पशु जीवन से भिन्न है क्योंकि अच्छे और बुरे के मध्य भेद की क्षमता केवल मानव में है और मानव का मूल उद्देश्य नैतिक जीवन यापन करना है। यानी मानव को उसने पशु से और भगवान गॉड दोनों से ही अलग बताया, क्योंकि पशु की आवश्यकताएं केवल भौतिक होती हैं और मानव की आवश्यकताएं भौतिक भी होती हैं, तार्किक और नैतिक आवश्यकताएं भी होती हैं। और जबकि जो गॉड है वो केवल उसकी आवश्यकताएं स्पिरिचुअल हैं, उसकी भौतिक आवश्यकताएं नहीं, उसकी केवल नैतिक आवश्यकताएं हैं। तो जबकि व्यक्ति की आवश्यकताएं भौतिक और नैतिक दोनों हैं, तो व्यक्ति पशु और राज्य दोनों के मध्य है। इसीलिए अरस्तु ने कहा कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रह सकता वो या तो पशु है या देवता है। ये हुई उसकी उद्देश्यात्मक पद्धति। फिर है राज्य तथा नैतिकता में अलगाव। आओ देखते हैं। प्लेटो के
विचारों में व्यक्तिगत हित के उत्थान के बजाय सामूहिक हित व न्याय पर बल दिया गया है। अरस्तु के अनुसार भी समाज की भलाई सबसे आवश्यक है। यद्यपि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से स्वतंत्र रूप में विकसित किया है। यह राज्य का और नैतिकता में अलगाव का अर्थ केवल इतना समझा जाए कि अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित किया, उसको नीति शास्त्र की भांति नहीं पढ़ा, जबकि प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का अध्ययन ही माना। इसके बावजूद भी इसने राज्य व नैतिकता को पूरक माना है। राज्य और नैतिकता को पूरक माना है अरस्तु ने। यह बिंदु भी उल्लेखनीय है कि प्लेटो ने अपने जीवन के द्वितीय चरण में विधि व संविधान के शासन पर बल दिया, जो प्लेटो की दूसरी रचना थी लॉज, जिसमें उसने विधि पर बल दिया, और उसी से अरस्तु प्रभावित होकर जो देता है जो प्लेटो ने लॉज में अपना दूसरा उपादर्श राज्य दिया। प्लेटो ने रिपब्लिक में अपना पहला आदर्श राज्य दिया, जो कल्पना लोक की आदर्श राज्य है, जिसका हमने पूर्व में अध्ययन किया है। लेकिन उसने दूसरा, क्योंकि वो संभव नहीं हो सका, उसका प्रैक्टिकल भी प्लेटो करने में संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं हुआ, इसलिए उसने दूसरा उपादर्श राज्य दिया, और वही प्लेटो का उपादर्श राज्य अरस्तु का आदर्श राज्य बन गया, और वो अपने दूसरे चरण में विधि और न्याय पर ज़्यादा बल देता है। इसलिए उसने इसी अर्थ में राज्य और नैतिकता में अलगाव किया। आइए देखते हैं राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था कैसे है। राज्य एक प्राकृतिक और नैतिक संस्था है। देखिए, अरस्तु ने उद्देश्यात्मक पद्धति को अपनाते हुए राज्य को स्वाभाविक, प्राकृतिक व आंगिक संस्था माना। परिवार प्राकृतिक है, अतः राज्य भी प्राकृतिक है। प्लेटो की भांति अरस्तु ने यह भी स्वीकार किया कि सामाजिक जीवन की मांग का मूल आधार व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं हैं। अब मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि व्यक्ति की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं वो परिवार के द्वारा पूरी होती हैं, और व्यक्ति की जो परिवार के द्वारा पूरी होती है, और व्यक्ति की जो सांस्कृतिक आवश्यकताएं हैं वो व्यक्ति की गांव के द्वारा पूरी होती हैं, और व्यक्ति की जो नैतिक आवश्यकताएं हैं वो राज्य के द्वारा पूरी होती है। तो यहाँ कहा गया जो परिवार के व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं होती हैं जो परिवार के द्वारा पूर्ण होती हैं। अरस्तु ने मानव का व्यवहारिक विश्लेषण करते हुए कहा कि व्यक्ति प्रकृति का भाग होते हुए भी प्रकृति से उच्चतर है, क्योंकि पशु की भांति मानव में भौतिक आवश्यकताएं पाई जाती हैं, जैसे भूख, प्यास, काम वासना इत्यादि, परंतु मानव में भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ तार्किक और नैतिक आवश्यकताएं भी पाई जाती हैं। यही मानव को अच्छे और बुरे का बोध कराती हैं। मानव जीवन का मूल उद्देश्य नैतिक व सद्गुणी जीवन व्यतीत करना है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति में नैतिकता का विकास निम्नलिखित माध्यम से होता है। एक तो प्रकृति से वो नैतिकता सीखता है, एक अभ्यास के द्वारा नैतिकता आती है, एक तार्किक गतिविधियों के द्वारा उसमें नैतिकता का विकास होता है, और अभ्यास के द्वारा नैतिकता का विकास एक कला है। परंतु राज्य के अभाव में नैतिकता का पूर्ण विकास संभव नहीं है। यद्यपि परिवार और गांव के द्वारा नैतिकता के बीज आरंभ में व्यक्ति में रोपित कर दिए जाते हैं, परंतु इसका पूर्ण विकास राज्य में ही संभव है। इसलिए राज्य एक नैतिक संगठन है, एक आत्मनिर्भर संस्था है, क्योंकि राज्य के द्वारा व्यक्ति की सभी प्रकार की नैतिक आवश्यकताएं, इसमें कि व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं भी पूर्ण होती हैं। तो ये था राज्य प्राकृतिक और नैतिक संस्था होने के कारण। आगे कहा कि राज्य समुदायों का समुदाय है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदायों का समुदाय है। कैसे? क्योंकि राज्य में क्या आता है? परिवार, गांव, फिर उनसे राज्य बनता है। व्यक्ति में नैतिकता का विकास हेतु राज्य के द्वारा निम्नलिखित परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं। शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। विधायी और न्यायिक कार्यों में सहभागिता द्वारा भी नैतिकता की प्राप्ति होती है, और सक्रिय राजनीति में भागी द्वारा भी नैतिकता की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य प्रसन्नता या आत्मसंतुष्टि अर्जित करना है। इनके अनुसार प्रसन्नता अपनी तार्किक व उच्चतर इच्छाओं के अनुसार कार्य करने से प्राप्त होती है। अतः प्रसन्नता सद्गुणी जीवन व्यतीत करने में है, और मानव को सर्वाधिक प्रसन्नता
सामुदायिक जीवन में भागीदारी से होती है, क्योंकि मनुष्य मूलतः सामाजिक प्राणी है। अरस्तू ने प्रसन्नता के लिए मित्रता को बहुत आवश्यक माना, अत्यधिक महत्व दिया। उसके अनुसार मित्रता को स्वयं में सहायक माना। उसके अनुसार धन अर्जन की तुलना में मित्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने यहाँ तक कहा कि मानव के सामाजिक स्वभाव का मूल कारण केवल उसकी भौतिक आवश्यकताएं नहीं है, अब तो दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण जीवन भी यापन भी एक आवश्यकता है, केवल भौतिक आवश्यकताएं नहीं। अपनी रचना प्लेटो में अरस्तू ने संपत्ति के स्वामित्व को स्वीकार किया, किंतु उसने संपत्ति को सदैव साधन तथा उसने सद्गुणी जीवन को साध्य या मूल उद्देश्य माना। मनुष्य को उच्चतम सुख बौद्धिक क्षमताओं के विकास से प्राप्त होता है। दर्शन का ज्ञान, शाश्वत तत्व का ज्ञान पूर्ण प्रसन्नता देता है, और इससे स्पष्ट है कि अरस्तू पर प्लेटो के विचारों का अत्यधिक प्रभाव था। अरस्तू व्यावहारिक होते हुए भी आदर्शवादी है, क्योंकि उसने नैतिक व सद्गुणी जीवन को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। अरस्तू ने व्यक्ति की विशिष्टता का विश्लेषण करते हुए कहा, व्यक्ति पशु और ईश्वर दोनों से भिन्न है, क्योंकि पशुओं में केवल भौतिक आवश्यकताएं पाई जाती हैं। ईश्वर पूर्णतया नैतिक विचार है और ईश्वर को भौतिक आवश्यकताएं नहीं चाहिए, इसलिए ईश्वर को समुदाय निर्माण की आवश्यकता नहीं होती एवं पशुओं को राज्य की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पशुओं की आवश्यकता केवल भौतिक हैं, जबकि व्यक्ति पशु व ईश्वर दोनों के मध्य में है, और व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताएं भी महत्वपूर्ण हैं, और उसका जब जीवन का उद्देश्य सद्गुणी जीवन व्यतीत करना है तो वो नैतिक भी है। इसलिए अरस्तू का एक कथन सार्थक है कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता वह पशु या देवता है। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति का उद्देश्य है प्रसन्नता या आत्मसंतुष्टि अर्जित करना। अभी प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि कैसे होती है कि उसकी तार्किक और उच्चतर इच्छाओं की प्राप्ति से, और प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि कैसे होती है सद्गुणी जीवन व्यतीत करके, और कैसे होती है सामुदायिक जीवन में भागीदारी से, क्योंकि व्यक्ति का मूलतः स्वभाव ही सामाजिक है, और कैसे होती है मित्रता से, क्योंकि सामाजिक स्वभाव का मूल कारण केवल भौतिक आवश्यकताएं नहीं है, अब तो एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण जीवन यापन भी है। इसलिए राज्य है, राज्य समुदायों का समुदाय है, क्योंकि राज्य परिवार से गांव से मिलकर बना है, इसलिए समुदाय का समुदाय है। राज्य एक आंगिक संस्था है। आइए देखते हैं कैसे है। अरस्तू के अनुसार राज्य स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था है, ये आत्मनिर्भर संस्था भी है, तथा उसने राज्य की आंगिक प्रकृति को स्वीकार करते हुए कहा कि राज्य व्यक्ति से पहले है। तार्किक रूप में राज्य पूर्ण है एवं व्यक्ति उसका एक भाग है। राज्य एक अंशी है, वह व्यक्ति एक अंश है। अतः तार्किक रूप में भाग या अंश पूर्ण से पहले नहीं हो सकता। तार्किक रूप में भाग या अंश पूर्ण से पहले नहीं हो सकता, यानी शरीर से पहले हाथ नहीं हो सकते। तार्किक दृष्टि तो यही कहती है, शरीर से पहले हाथ नहीं, जिस प्रकार हाथ की कल्पना शरीर से पहले नहीं है। ये बिंदु ध्यान देने योग्य है कि अरस्तू ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पहले परिवार को स्वीकार किया। परिवार से गांव का और विभिन्न गांवों से राज्य का निर्माण होता है। तो आई बात समझ में। अरस्तू ने आंगिक इस बारे में दो दृष्टिकोण रखे, एक तार्किक दृष्टिकोण, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तार्किक दृष्टिकोण से हम कहेंगे कि पहले संपूर्ण आता है, यानी पहले शरीर आता है फिर अंग आते हैं, क्योंकि शरीर का महत्व जाता है, शरीर है इसलिए अंग हैं। जबकि हम जब कहेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से तो पहले कहेंगे कि पहले व्यक्ति का निर्माण हुआ, व्यक्ति से फिर समाज बना, परिवार बना, समाज बना, फिर गांव बना। तो ऐतिहासिक दृष्टि से पहले व्यक्ति आएगा, परिवार आएगा, समाज आएगा, राज्य आएगा। तो अरस्तू का चिंतन मध्यम मार्गीय व्यवहारिक है। अरस्तू ने प्लेटो को अतिवादी संकल्पना का पूर्ण परित्याग किया। उसके अनुसार विधि का शासन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अरस्तू के द्वारा राज्य के कार्य निम्नलिखित हैं। राज्य को खाद्यान्न उत्पादन करने का काम है, कला का प्रशिक्षण देना है, सैन्य प्रशिक्षण देना है, धार्मिक कार्यों का भी संपादन राज्य को करना है, संपत्ति का अर्जन करना है, और विधायी और न्यायिक कार्य तो राज्य के है ही। तो ये था समग्र रूप में राज्य। प्लेटो के
ने राज्य के बारे में जो कुछ भी कहा था वो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सब बता दिया। तो अगला अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या क्या है। अरस्तु की अध्ययन पद्धति क्या क्या है। देखिए, अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया। इसमें विशेष घटनाओं के अध्ययन से सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त वह सौदेश्यात्मक पद्धति का भी प्रयोग करता है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होता है। अरस्तु ने तुलनात्मक पद्धति का भी उपयोग किया और उसने 158 देशों के संविधानों का अध्ययन करके अपने संविधान का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो अगर आप पूछा जाता है कि भाई अरस्तु की अध्ययन पद्धति कौन कौन सी है, तो उसके आगमनात्मक है, सौदेश्यात्मक है, तुलनात्मक है। आगमनात्मक कहने से अभिप्राय है कि जिसमें पहले विशेष घटनाओं से सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि रमेश ईमानदार है, महेश ईमानदार है, सुदेश ईमानदार है, तो कहने का मतलब जब एक एक व्यक्ति के उदाहरण से हम कहेंगे कि सभी व्यक्ति ईमानदार हैं। अगर ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे इन उदाहरणों से तो कहेंगे ये आगमनात्मक पद्धति है। और उद्देश्यात्मक का मतलब है कि प्रकृति की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो उद्देश्यहीन हो। परमात्मा ने जो भी चीज़ बनाई है, प्रकृति ने जो चीज़ पैदा की है, वो सब उद्देश्यपूर्ण है। इसलिए प्रत्येक वस्तु का उद्देश्य है। तो राज्य का भी उद्देश्य है, परिवार का भी उद्देश्य है, सबका उद्देश्य है। अरस्तु ने तुलनात्मक पद्धति का भी उपयोग किया। उसने 158 संविधानों का अध्ययन किया। अरस्तु के राज्य की विशेषताएं क्या क्या आई इतना पढ़ने के बाद, आइए देखते हैं। वैसे अरस्तु राज्य को सर्वोच्च संगठन मानता है। सर्वश्रेष्ठ संगठन क्यों? क्योंकि राज्य शिक्षा देता है, नैतिक शिक्षा देता है, व्यक्ति को नैतिक और सद्गुणी बनाता है। उस जब व्यक्ति राज्य को कामों में भाग लेता है, समुदाय की भलाई करता है, तो नैतिक शिक्षा है। और राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, क्योंकि व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं, चाहे वो भौतिक हों चाहे नैतिक हों, राज्य के द्वारा पूरी की जाती हैं। राज्य एक नैतिक संस्था है, क्योंकि राज्य के द्वारा नैतिक शिक्षा दी जाती है, व्यक्ति को सद्गुणी बनाया जाता है। राज्य आंगिक संस्था है, जैसा बताया था कि राज्य का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर होता है। और आंगिक कहने का मतलब राज्य पहले है और अंग बाद में है। राज्य अंशी है, अंग अंश है, व्यक्ति अंश है। तो कहने का मतलब राज्य महत्वपूर्ण है व्यक्ति से, व्यक्ति राज्य के लिए है। यहाँ ये है। राज्य प्राकृतिक है। प्राकृतिक क्योंकि परिवार प्राकृतिक है। परिवार इसलिए प्राकृतिक है कि वो व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए राज्य भी प्राकृतिक है। बार्कर ने कहा कि अरस्तु का विचार बहुलवादी है। बहुलवादी कहने का मतलब जो केंद्र में केवल एक वस्तु को ना रखे। जैसे अरस्तु ने केवल राज्य बताया, राज्य के अलावा और कुछ नहीं, तो वो बहुलवादी नहीं था। जबकि अरस्तु ने कहा कि राज्य नहीं, परिवार भी है, परिवार भी महत्वपूर्ण है, गांव बनते हैं परिवार से, तो इसलिए उसका विचार बहुलवादी है। जिसका अभिप्राय है कि केवल राज्य नहीं, राज्य अनेक समूह से मिलकर बना है। जो व्यक्ति राज्य का सदस्य नहीं है वह पशु या देवता है। ये अरस्तु ने राज्य के बारे में कहा। और राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आता है और सद्गुणी व नैतिक जीवन के लिए वो बना रहता है। अब अरस्तु का अगर राज्य की परिभाषा की जाए तो क्या होगी? तो कह सकते हैं कि राज्य व्यक्तियों का वह समुदाय है जिसका उद्देश्य सर्वोत्तम जीवन की प्राप्ति करना है, जो विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों द्वारा संपादित करने से प्राप्त होती है। ये और इसकी संस्था आत्मनिर्भर निश्चित होनी चाहिए, जिसमें राज्य आत्मनिर्भरता अर्जित कर सके। इसकी संख्या आत्मनिर्भर और निश्चित होनी चाहिए। तो ये था अरस्तु के बारे में। धन्यवाद।